बारिश का कहर। रामप्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरिता और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम बस्ती था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वे लोग हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियां और फल उगाते थे। रामप्रकाश उस गांव में खुद के और लोगों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में बहुत पहचान थी, इसलिए गांव के सभी लोग अपना अनाज रामप्रकाश से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी गांव के लोग चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही गांव में रहने वाला बैजू सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। गांव के लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। भगवान करे बारिश जल्दी खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी लोग खेत पहुंचे, तब वहां का नजारा देख लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ ही हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी गांव वाले बची खुची फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। सरिता और रामप्रकाश अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वहां देखते हैं कि पानी घुटने तक आ चुका है। उन्हें डर था कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो घर के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो सरिता, जल्दी से सामान ऊपर माले पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग माले पर जाकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर रामप्रकाश देखता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। गांव के कुछ लोगों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कि कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी लोगों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद करता भी तो कोई कैसे करता। कुछ घंटों चलने के बाद रामप्रकाश को एक ब्रिज दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस ब्रिज के नीचे चला जाता है। सरिता, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी ब्रिज के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात रामप्रकाश और सरिता कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह जब सरिता चंचल को उठाती है, तब देखती है कि उसका बदन बुखार से तप रहा है। इन दोनों से अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रो रो कर सरिता का बुरा हाल हो रहा था। उनके लिए ये एक कठिन परीक्षा थी। रामप्रकाश खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है।
तभी उसे पता चलता है कि बाढ़ के कारण जिसका घर नष्ट हो चुका है उसे सरकार की तरफ से खाने पीने को मिल रहा है। वो जैसे तैसे भीड़ में घुसकर खाने के लिए ले आता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तू कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तू क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सिर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून भी बह रहा है। अरे क्या बताऊं, सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए मुफ्त खाना बंट रहा था। मुफ्त का खाना लेने के लिए भीड़ इतनी जमा हो चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंच पाया, तभी ये चोट लगी है। सरिता रामप्रकाश के सिर पर रुमाल बांध देती है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी से सिर पर पट्टी भी लगा कर देख ली पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। रामप्रकाश जैसे ही जाने लगा वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और रामप्रकाश के सिर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिला। रामप्रकाश अपने परिवार के साथ गाँव लौट जाता है। वहाँ जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेती बाड़ी करने लगता है। दूसरी ओर सरिता लोगों के लिए टिफिन देने का काम शुरू कर देती है, ताकि फिर कभी ऐसी समस्या आएगी तो उनके पास विकल्प में दूसरा कमाई का जरिया भी होगा। अब दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही है।